नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट है, तो जाइए इसको देखिए, सारे सब्जेक्ट से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। और आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के बारे में। आज का पहला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर में दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। एक चीज़ ध्यान देना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका जो रंग होता है दोस्तों, वो हल्का पीला होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को रिमूव करता है, हटाता है। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर आप सभी के सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ नाम है, दूसरी सूची में भी कुछ नाम है। तो ये बता रहे हैं कौन सी सूची का नाम किससे संबंधित है। काफ़ी आसान सवाल है। अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर पहले में लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका संबंधित होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो अभी हम लोगों ने बात किया नंबर 3 से। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा, यानी पॉइंट नंबर बी है बेकिंग सोडा। इसका संबंध हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये वाला। सी में है वॉशिंग पाउडर, इसका संबंध हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ पर है, ये वाला, पॉइंट नंबर 2। लास्ट में क्या है, डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, जो इसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बात करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित इग्मो में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। अब इसमें से एक सुमेलित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। अब फिलहाल बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 सवालों में बात किया कि किससे क्या संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर इससे संबंधित नहीं है तो फिर किससे होगा। तो आसान सा जवाब है इसका, वो संबंधित होगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया सुमेलित नहीं है, लेकिन मैंने इसका भी उत्तर आप सभी को बता दिया। अगर ये सुमेलित नहीं है तो कहीं ना कहीं ए, सी और डी अपने आप में सुमेलित ही होंगे। समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे। इसमें है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। अब देखो, ये भी बहुत शानदार सा सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव व पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या पूछा गया, नहीं करना चाहिए। अब देखो, चारों जो पॉइंट है ए बी सी डी, यानी आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक और संसाधित साधारण नमक, ये चारों नमक यूज़ किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो यूज़ ना किया जाता हो। लेकिन देखो, ये इस सवाल में थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा सवाल गड़बड़ साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चारों नमक लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं तो कहीं ना कहीं समुद्री नमक को उपयोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, पार्टिकल, वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं इसको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चारों नमक यूज़ ना किया जाता हो, यूज़ सब किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो समुद्री नमक होना चाहिए जो यूज़ नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर कभी ऐसा सवाल पूछ ले तो आप जाहिर सी बात है समुद्री नमक का उत्तर मतलब लगा देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला सवाल है, सभी जीव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, कह सकते हो। इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि कार्बन। तो संसार के सभी जीव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। जीव मतलब जो लिविंग चीज़ें, जैसे हम आप और जैसे जानवर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? क्या पूछा गया है, कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इथेफॉन। क्या हो जाएगा? इथेफॉन। इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया, ध्यान देना। तो यहाँ पर ए बी सी डी लिखा हुआ है। पहले लिखा है फुलेरिन्स, फिर इसके सामने कुछ नाम है, फिर लिखा है सूक्ष्म बर्फ, फिर नाम, फिर ऐसे दिया हुआ है ना। अब हम लोग को नहीं पता है कौन सा सुमेलित नहीं है, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि फुलेरिन्स का संबंध, एक मिनट, और फ्लोरिन्स का संबंध दोस्तों फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक से नहीं है। तो जब इसका सुमेलित इससे नहीं, तो कहीं ना कहीं बी यानी कि शुष्क बर्फ का संबंध ठोस कार्बन ऑक्साइड से होगा। और केराटिन का संबंध दोस्तों मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन से होगा। और मस्टर्ड गैस का संबंध हो जाएगा दोस्तों रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लें कि आखिर ये इससे संबंधित क्यों नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, कि फुलेरिन्स या कार्बनिक परिवार का अपर रूप है जिससे पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं, ठीक है। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है, C60 से, एक मिनट सही लिख देता हूँ, तो ये है दोस्तों C60 से व्यक्त किया जाता है। ये पूर्ण रूप से कार्बन के अणु इसमें जो है दोस्तों संगठित रहते हैं, ना कि फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक का ये इससे कोई संबंधित नहीं है, ठीक है। अब ये तो फिलहाल हो गया, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब ये जानते हैं बी वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुष्क बर्फ, ठीक है। तो दोस्तों यह ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और केराटिन को के बारे में मैंने बता दिया, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और मस्टर्ड गैस क्या होता है, तो इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़े एवं DNA कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, अच्छा सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तेलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राइटोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या फिर नोबल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम नोबल तेल भी बोल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि नायलॉन। तो ध्यान देना कि ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, यानी यूज होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पॉइंट नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉलीमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एक मिनट रुकिए। इसमें कहा गया है कि 4 पॉइंट है, A B C D, मतलब 1 2 3 4, चारों को आपको पढ़ना है, फिर उत्तर देना है कौन कौन सा सही है। पहले में है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। दूसरे में है न्यूट्रिन संश्लेषित रबर है। तीसरे में है पॉलीथीन या फिर पॉलीएथिलीन का बहुलक है। और चौथा है कि प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। अब हम लोग को उत्तर तो मालूम नहीं है, अब जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 3 पॉइंट सही, यानी कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, ये बात सही है। नियोप्रीन संश्लेषित
रबर है, ये भी सही है। तीसरे में क्या है कि पॉलीथीन या फिर पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन से संबंधित नहीं है, तो फिर क्या है? तो ध्यान से सुनना, प्राकृतिक रबर दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है, ना कि क्लोरोप्रीन का, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पीवीसी। तो ध्यान से सुनना, जो निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो सकता है। ठीक है, और सेल्यूलोज यानी ये, इसके बारे में तो जान लो, सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन जो निम्नीकृत बहुलक हैं। ठीक है, और पीवीसी जो निम्नीकृत बहुलक नहीं है। और यहाँ क्या पूछा गया है? नहीं है, तो नहीं में ये हो जाएगा। अगर ये पूछ ले जाए कौन सा बहुलक जो निम्नीकृत है, तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।